नमस्कार भाई सारे ने स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस विद दीपक पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ NCERT का सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा हिस्ट्री के पोर्शन को कवर करेगा भाई। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि NCERT की सीरीज लेके आई जाएगी, उसका फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। और ये सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे भाई आरंभिक मानव की खोज में। इस चैप्टर का जो टाइटल है, शीर्षक दिया है, वो है आरंभिक मानव की खोज में। इसमें आपको जो कई बार सुनने को मिलता है आदि मानव, उसके संबंध में बात बताई जाएगी भाई कि कैसे व्यक्ति धीरे धीरे इवोल्व हुआ और उसने कैसे आज तक की जो यात्रा है वो की भाई। इसमें लगभग हम पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि 6th स्टैंडर्ड की NCERT है भाई। क्योंकि ये 6ठी क्लास की NCERT है, तो इसमें इतनी डिटेल में आपको नहीं दिया मिलेगा, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो लगभग सेम रहेंगे भाई। देखिए, तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहाँ से वह बाहर का नज़ारा देखने लगा, जैसा कि आमतौर पर हम भी देखते हैं। तेज़ दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेज़ी से पीछे छूटते जा रहे हैं, जैसा कि नॉर्मली होता है। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू करने की थी भाई। देखो, तो उसके चाचा ने बताया कि मात्र 150 ईयर एगो, लगभग 150 साल पहले ही रेल आई है। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई है, बस तो उसके बाद आई है। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, यानी कि रेलगाड़ी, मोटर गाड़ी नहीं थी, तो वे यात्रा नहीं करते थे। क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता देते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तो फिर देखते हैं, आरंभिक मानव आखिरकार वे इधर उधर क्यों घूमते होंगे भाई। मतलब इस एरिया से इस एरिया तक वो क्यों जाएंगे, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे आज। देखिए, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। कितने साल लाख भाई? 20 लाख साल भाई। इसका मतलब है कि 20 लाख साल पहले से जो आदि मानव की शुरुआत है, वहाँ से हमको इस बुक में बताया जाएगा। आज हम उन्हें अखेटक खाद्य संग्राहक, अखेटक यानी कि शिकारी, खाद्य संग्रह यानी खाने पीने की चीज़ों का संग्रह करने वालों के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें यह नाम दिया गया, जैसा कि मैंने अभी बताया। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। तो जो आखेट है, उनकी मुख्य क्रिया थी भाई। ठीक है, इसके बाद है मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। ठीक है, मछली और चिड़िया पकड़ते थे, साथ ही जंगली जानवरों का शिकार करते थे। फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। तो उनके खाने पीने का सामान यही था भाई। इसी को वो या तो शिकार करते थे या फिर इकट्ठा करते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधों की अनगिनत प्रजातियां मिलती हैं। बहुत सारी प्रजातियां हमें भी आसपास दिखाई देंगी, जिनका हमें खुद नहीं पता, खुद भी पता नहीं होता। इसलिए पेड़ पौधों में मिलने वाले खाद्य पदार्थ भोजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। लेकिन देखो, जो भोजन ये इकट्ठा करते थे, भोजन जो इकट्ठा करते थे, उसके लिए क्या है, आसपास पेड़ पौधों को होना जरूरी है। और भारत एक गर्म देश है, यानी कि भारत क्या है, कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से गुजरती है। और ऊपरी भाग है वो भी हिमालय की दीवार के रूप में काम करता है, जो साइबेरिया से चलने वाली ठंडी हवाओं को हमारी साइड आने देता। कुल मिलाकर हमारा भारत एक गर्म देश हो जाता है। और इसमें जो वनस्पतियाँ हैं फलती फूलती आसानी से हैं, यानी कि पेड़ पौधे आसानी से उगेंगे। तो खाने पीने की समस्या इस मामले में है नहीं। लेकिन एक गड़बड़ है भाई, अगर भोजन के लिए आप किसी पेड़ का इस्तेमाल करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो जहरीला तो नहीं है। तो आप देख सकते हो कि कितना इंटेलिजेंसी से उन्होंने काम किया होगा धीरे धीरे, कि एक पेड़ का उन्होंने अनुमान लगा लिया कि हमारे लिए खतरनाक है और ये हमारे लिए खतरनाक नहीं है। देखिए, लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था।
ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे तेज भाग सकते हैं। यानी कि आपने शिकार करना है तो जानवरों का शिकार करने के लिए आपको एक बात होनी चाहिए कि आप में फुर्ती होनी चाहिए। आप उनको पकड़ना चाहते हो तो उनकी स्पीड के बराबर स्पीड होनी चाहिए या उनसे ज़्यादा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। शेर जैसे जानवरों का हम शिकार कर भी नहीं सकते। तो उन्होंने कैसे किया होगा? जानवरों का शिकार चिड़िया मछली पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। ये सारे के सारे गुण भाई उस समय के मनुष्य में थे। पेड़ पौधों से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं। ये लाइन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य है, और कई पौधे तो हमारे लिए विषैले भी होते हैं। तो आपको आसपास की वन संपदा की पूरी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही फलों के पकने के समय की भी जानकारी होती है। कोई फल है जो मान लो मार्च में पकता है और वो मान लो नवंबर के आसपास उसका जो फूल है वो स्टार्ट हो जाता है आना, तो हमें ये भी पता होना चाहिए नवंबर से मार्च के बीच में वो पकता है। इस प्रोसेस का आज तो हमें पता है, लेकिन उस समय जब आदि मानव था उसको समझ कम थी, तो उसने इन चीज़ों का अनुमान कैसे लगाया होगा, इन चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। आगे देखिए, ऐसे समुदाय में रहने वाले बच्चों के ज्ञान और गुणों का वर्णन कीजिए। जो ऐसे समुदाय में रहते हैं, अखेटक और जो समुदाय हैं उनके, या फिर खाद्य संग्राहक समुदाय हैं, उनके ज्ञान कैसा, उनके गुण कैसे हैं, उसका अपना वर्णन करना है इसमें। क्या तुम में, आप में, यानी कि ऐसे गुण या ज्ञान है? ऐसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई हमारा लाइफस्टाइल कुछ अलग है। और जो आज भी हमारे जंगलों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के एरिया में रहते हैं, उनका आज भी जो ऐसे समुदाय हैं, अखेटक समुदाय हैं, उनका हमसे ज़्यादा प्रकृति से लगाव है और प्रकृति के बारे में हमसे ज़्यादा उनको ज्ञान होगा भाई। अखेटक संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम चार कारण हो सकते हैं। देखो, जो ये यात्रा करते थे अखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय, ये क्यों करते थे, इसके पीछे 4 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण देखिए कि अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक ठहरें या रहते हैं तो आसपास के पौधे, फल, जानवर खाकर समाप्त कर देते हैं, इसलिए भोजन की तलाश में। देखो भाई, अगर कहीं भी हमसे लगा हुआ, हम कहीं जंगल में गए हुए हैं और अगर हम वहाँ रहने लगें तो आसपास कुछ पेड़ पौधे होंगे जिनको खाने के फल लगे होंगे। हमने उनसे पेड़ पौधों से फल खाना शुरू कर दिया, एक लिमिट के बाद वो क्या है, फल समाप्त होने के कगार पे आएंगे, फिर हमें दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। यही लाइन इसमें लिखी गई है भाई। या फिर हम शिकार करते हैं तो आसपास का जो एरिया है उसमें जानवरों की भागने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, तो एक उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरी जगह पलायन कर जाएंगे, साथ ही हमें पलायन करना पड़ेगा, वहाँ से जाना पड़ेगा। अगली लाइन है भाई, दूसरा कारण क्या है? जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण, मवेशी अपना चारा ढूंढने के एक जगह से दूसरी जाया करते थे। देखो भाई, कुछ जानवर है जो खुद मांसाहारी है, अगर उनका शिकार करना है तो वो भी किसी के शिकार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, तो हमें उनका पीछा करना है। पीछा करने के लिए कुल मिलाकर ये दूसरा कारण भी किसमें है, भोजन की तलाश में ही है। तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते। देखो, ये मान लिए कोई अक्षेत्र है, ठीक है, और इसकी जो अक्षांश है इसका कुछ अलग है, इसका कुछ अलग है। इस अक्षेत्र में एक विशेष मौसम में खाने के फल आपको मिल रहे हैं और उनकी समाप्ति हो जाती है, भोजन की तलाश में हम दूसरी जगह जाएंगे। लेकिन आपको ये पता है कि एक विशेष मौसम में यहाँ मिलेंगे और इस क्षेत्र में कुछ अलग मौसम में आपको फल मिलेंगे। 6 माह इस क्षेत्र में, और वो व्यक्ति ट्रांसफ़र होके वो व्यक्ति यहाँ से जाएगा, पलायन करेगा और इस क्षेत्र में आएगा। क्यों? ताकि अगले 6 माह अपने खाने का वो बंदोबस्त कर सके। चौथा कारण भाई, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कारण भाई। पानी के बिना कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, लेकिन पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही होता है। या तो लोग नदियों के आसपास रहेंगे, लेकिन नदियां हैं, झील हैं, उनमें भी पानी कभी सूखता नहीं है।
झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। देखो कुछ नदियाँ ऐसी होती है जो सदाबहार होती हैं भाई, सदा निरा, यानी कि पूरे साल यानी कि 12 के 12 माह आपको वहाँ से पानी मिलेगा। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर पानी की किल्लत रहती है, तो जब वर्षा होगी, वर्षा के समय तो वहाँ पानी मिलेगा, लेकिन जब सूखे के दिन होंगे तो व्यक्ति को, जो उस समय के आदि मानव थे, पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। इसलिए ऐसी झीलों, नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। ये संभावित कारण उन्होंने 4 बताए कि एक व्यक्ति दूसरे स्थान पर क्यों जाता था। इसके अलावा लोग अपने नाते, रिश्तेदारों, मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे। यह समझ रखना जरूरी है कि ये सभी यात्राएं कैसी होती थी, पैदल भाई। उस समय कोई भी हमारे पास यातायात के साधन नहीं थे। देखिए ये कारण दे रखा है, इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन ये कारण आदि मानव या फिर प्रारंभिक मानव के ऊपर लागू नहीं होता भाई, क्योंकि वो एक झुंड में रहते थे, आसपास ही उनकी नाते रिश्तेदारी होती थी और वो वहीं रहते थे। ये संभावित कारण है जो एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत के, जब आदि मानव का फेज गुजर जाएगा, निकल जाएगा, तो उसके बाद में ये कारण अप्लाई होगा। 5 कारण हो जाएंगे फिर भाई। देखिए तुम स्कूल कैसे जाते हो, तुम्हें अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता है, अगर तुम बस या साइकिल से जाओगे तो स्कूल पहुंचने में कितना समय लगेगा। इन सवालों का एक ही मकसद है कि पैदल यात्रा कितनी कठिन थी, आपको बताने की कोशिश यहाँ की जा रही है भाई। आगे देखिए, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। मैंने पहले आपको बताया था, किसी भी जानकारी के स्रोत पिछले लेक्चर में बताई है, या तो पुरातत्वविद होंगे वो बताएंगे हमें, या कोई वस्तु मिलेगी, या फिर अभिलेख, शिलालेख, पांडुलिपियाँ, कोई पुस्तक, ऐसी मैंने बताया। देखिए इनके बारे में जानकारी कैसे मिलेगी। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं। देखिए पुरातत्वविद किसका अध्ययन करते हैं, वस्तुओं का। तो कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण, उपयोग अखेटक खाद्य संग्राहक क्या करते थे। देखिए पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली, जब वस्तुएं मिली तो उन्होंने अध्ययन किया, जांच पड़ताल की, तो उनमें पता चला कि इनका निर्माण, क्योंकि बेढंगे तरीके से बने होंगे, और उनके उपयोग दोनों के दोनों अखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय करते होंगे, वैसे उनकी संरचना मिली होगी। मान लीजिए कोई पत्थर मिला आपको इस प्रकार का, त्रिकोणीय आकार का है, इधर से नोक है इसकी, इधर से भी नोक है और इधर से भी नोक है, तो देखने वाले को लगेगा भाई ये पत्थर है। अगर प्राकृतिक रूप से है तो अलग है, अगर इसमें कुछ बनावट के आसार मिले, घिसाई के आसार, तो पक्का पता है कि किसी व्यक्ति ने बनाया होगा। ठीक है, और बनाने के बाद बनाया क्यों, इसका उपयोग किया कहीं ना कहीं। और जब इस पत्थर की एज देखी जाए आसपास के पहाड़ की एज से मिला करके, तो पता चलता है कि उस काल का है, ये कालखंड का, उस व्यक्ति कौन होंगे, व्यक्ति से कनेक्ट करके देखा जाएगा। और किस काम में होंगे, नोक वाले हैं तो किसी चीज़ को चुभोने में, या फिर किसी चीज़ को फेंक के मारने में इसका प्रयोग होता होगा भाई। आगे देखिए, यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए हों भाई। तो जो प्रारंभिक मानव था उसने औजार किन वस्तुओं से बनाए थे। देखिए सीधा क्वेश्चन पूछा भी जाता है, या तो पत्थर से बनाए होंगे, या फिर लकड़ी से, या फिर हड्डियों से। जो लकड़ियों से बनाए होंगे वो आज क्या है, लगभग समाप्त हो गए होंगे, और हड्डियां भी बची कुची अवस्था में होंगी भाई। वो भी एक आधा औजार कहीं से मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन इनमें से जो पत्थर के औजार है, पत्थर आज तक बने हुए हैं, और इन्हीं के अध्ययन करते हैं भाई। इन्हीं का अध्ययन कौन करते हैं, हमारे पुरातत्वविद। जो ज़्यादातर वस्तु उनको मिलेगी, पुरातत्वविदों को किससे मिली होगी भाई, पत्थर से निर्मित वस्तुएं मिली होंगी। आगे देखिए, यहाँ पत्थरों के औजारों के कुछ उपयोग बताए गए। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिसमें इस तरह के औजार काम आते हों। बताओ इनमें से कौन कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं, कारण सहित उत्तर दीजिए। ये जो लाइन है आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। ये देखिए, पत्थर से बने औजार, पत्थर से बने प्राचीनतम औजार है, इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया होगा, इन्हें बाद में बनाया गया होगा, इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया होगा, और ये गुट्टी का जो प्राकृतिक पत्थर होते हैं, नेचुरल स्टोन, वो है भाई। ये किसके लिए लिखा गया है, ये इनके लिए भाई।
सबसे पुराना पत्थर ऐसा होता था। फिर व्यक्ति को थोड़ी सी बुद्धि काम की, उसमें मानसिक विकास हुआ कि फेंक के मारने के लिए बड़ा पत्थर नहीं छोटा चाहिए, तो उसने ऐसे पत्थरों का निर्माण शुरू कर दिया। आसपास पत्थर उसमें थोड़ी बहुत घिसाई की, तोड़ा उसको फिर मारने के लिए। फिर वही ये उन्होंने लगभग 10,000 साल पहले दोबारा नए पत्थर, ये 10,000 साल पहले, ये मध्य पाषाण काल के है, जब उन्होंने पत्थर का आकार एक ज्यामितीय आकार उन्होंने देना शुरू कर दिया ताकि इनसे काम आसान हो जाए। और नवपाषाण काल में आकर, क्योंकि मानसिक विकास व्यक्ति का बहुत ज़्यादा हो गया, तो उन्होंने छोटे छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया क्योंकि इनसे काम लेना ज़्यादा आसान है। इसके बाद ये क्या है, ये वो प्राकृतिक पत्थर है जो सामान्यतः हमें अवस्था में मिलते हैं, और ये भी प्राकृतिक पत्थर का रूप है, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत टूट फूट हो सकती है अपने हिसाब से जो व्यक्तियों ने की होगी। उसके बाद ये जो मैंने नीचे बताया अभी आपको, सबसे प्राचीनतम पत्थर है। उसके बाद कई हज़ार साल बाद इनको बनाया गया होगा। इसके बाद में थर्ड वाले और फोर्थ वाले जो छोटे छोटे मैंने बताए 10,000 साल पहले, यानी कि नवपाषाण काल के होंगे आपके। आगे भाई जो औजार ऊपर दिखाए गए हैं, इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने और पेड़ों की छाल उतारने, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता होगा। देखिए, जो मैंने बताया कि वो आदि मानव थे, अखेटक खाद्य संग्राहक थे। अखेटक है यानी कि शिकारी है। शिकारी क्या करेंगे, मांस को उतारेंगे। अगर वो संग्राहक है तो पेड़ की छाल उसको चाहिए कि वो पेड़ की छाल उतारने के लिए प्रयोग करेंगे, जानवरों की खाल उतारने के लिए प्रयोग करेंगे। फल या फूल लगा हुआ है उसको तोड़ने के लिए उन औजारों का प्रयोग करेंगे। नॉर्मल सी बात है भाई, ये तो अनुमान आप लगा सकते हो। आगे भाई, कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे बनाए गए। मुट्ठे यानी कि जो नॉर्मली आज दरांती के पीछे होते हैं पकड़ने के लिए, ताकि मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। देखिए, कुछ हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे बनाए गए, मुट्ठे लगा के ना भाले बनाए गए भाई, और बाण जैसे हथियार, ताकि उनको फेंक के मारा जा सके और उनकी तीव्रता बढ़े, उनके काम करने की शक्ति बढ़े। तो मुट्ठे लगाए हुए भी हथियार उन्हें मिले हैं भाई। ऐसे कुछ योग हथियार, इसके पीछे कोई पकड़ने की चीज़ लगी हो भाई। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। कुछ औजार ऐसे थे जिनका प्रयोग लकड़ी काटने के लिए किया जाता था। नॉर्मल है ये तो, जो आम इंसान आज प्रयोग करता है, आज लोहे के औजार है। देखिए, अगर किसी की दुकान है, वो फल फूल काटने के लिए कोई औजार रखता होगा, तो वैसे उन्होंने भी औजार का प्रयोग फल फूल काटने के लिए किया। पेड़ों की छाल है, आज नहीं उतारते, लेकिन उस समय क्योंकि उनकी मजबूरी थी, खाना पेड़ की छाल खाने के रूप में प्रयोग करते थे, उन्हें पेड़ की छाल उतारने के लिए कुछ हाथों से तो उतरेगी नहीं, तो उन्होंने किस चीज़ की ट्राई किया, अपने पत्थर के औजारों से। आगे देखिए भाई, जब वो लकड़ियाँ काटते, लकड़ियों का प्रयोग क्या था, तो वो ईंधन के रूप में करते को, जो कि नॉर्मली आज भी लोग करते हैं, झोंपड़ियाँ बनाने के लिए और औजार बनाने के लिए। पीछे मैंने बताया था कि लकड़ियों के औजार बनाए जाते थे। तो लकड़ियाँ भी देखो, लकड़ियाँ काटी जाती थी पत्थर के औजारों का प्रयोग करके। और लकड़ी काटी क्यों जाती थी, ताकि उन्हें झोंपड़ियाँ बनाई जा सके, ईंधन का प्रयोग किया जा सके ईंधन के रूप में, और औजार बनाए जा सके। आगे देखिए, ये देखिए, बाएं, पत्थर के औजारों का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता होगा। ये देखिए, ये पत्थर का औजार है और ये हाथ दिखाया गया है कि कैसे उसके सहारे मिट्टी खोदी गई और ऊपर से जड़, जो खाने का पदार्थ है, निकाल लिया गया। जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सीलने के लिए, ये देखिए इसकी नोक है और ये ऐसा ही कोई औजार है, इसके माध्यम से क्या किया, ये जानवर की खाल है और खाल में छेद करते हुए दिखाया गया है। तो इसके प्रयोग आपको स्पष्ट हो गए होंगे मेरे ख्याल से। आगे देखिए, रहने की जगह निर्धारित करना, यानी कि वे लोग रहेंगे कहाँ या कहाँ रहते थे, वो हम कैसे तय करेंगे भाई। कोई एक क्षेत्र है इतना बड़ा, कोई एक क्षेत्र है इतना बड़ा, उसमें हम कैसे तय करेंगे कि इसी एक क्षेत्र में वो रहते थे, बाकी एक क्षेत्र में उनका कोई निवास नहीं था। तो यह हम कैसे तय करेंगे, आज जो पुरातत्वविद है वो कैसे बताते। देखिए, लाल कोण वाले स्थान वे पुरा स्थल हैं जहाँ अखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। यानी कि उनको जो पुरातत्व कुछ वस्तुएं मिलेगी, जहाँ वस्तुएं ज़्यादा मिलेंगी वहाँ से पता चलेगा कि यहाँ लोग ज़्यादा रहते होंगे, जहाँ से कम मिलेंगी वहाँ रहते होंगे, जहाँ
उसी के आसपास का क्षेत्र है, उसमें कोई वस्तुएं नहीं मिल रही, वहाँ संभव तो यात्रा करके निकल गए होंगे, वहाँ रुके नहीं होंगे, ऐसा कुछ अनुमान लगाया जाता है। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर अखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही दिखाए गए। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। नदियों झीलों के किनारे क्यों? क्योंकि पहले ही बताया गया है, एनसीईआरटी ने ही बताया है कि पानी पीने के लिए सबसे जरूरी क्या है? पानी। और जीवन के लिए सबसे जरूरी क्या है? पानी और हवा और भोजन। भोजन की व्यवस्था आसपास से कर लेते थे, तो पानी की व्यवस्था के लिए उन्हें नदियों या झीलों के आसपास रहना पड़ता था, वो भी कैसी? जो परमानेंट थी, यानी कि पूरे पूरे साल उसमें पानी मिले। और इसी के चलते उन्होंने यात्रा भी करनी पड़ती थी। क्यों? एक जगह अगर सूखा है, उस क्षेत्र में एक लिमिटेड टाइम के लिए बारिश के दौरान ही पानी मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। वही आगे देखिए, अब देखते हैं लाल स्थान जो अभी इन्होंने बताया है। ये लाल त्रिकोण वाला स्थान है भीमबेटका मध्य प्रदेश। ये हमारा पूरा पाषाणिक, मध्य पाषाणिक और नव पाषाणकालीन स्थल है। इसके बाद ये भी हमारा प्रस्तर युग से जुड़ा हुआ एक स्थान है, हुसंगी कर्नाटक। कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश, ये भी। इसके बाद देखिए, ये पूरा पाषाणिक स्थल है। इसके बाद ये नव पाषाणिक स्थल हैं, और ये महापाषाणिक स्थल हैं, और ये आरंभिक गांव हैं और आधुनिक नगर है। तो आपने एक बार मैप पे ध्यान देना है, आसानी से आपको पता चल जाए कौन सा महापाषाणिक स्थल है। देखिए, जो पय्यमपल्ली है, हल्लूर है, ये नव पाषाणिक स्थल है। ये पूरा पाषाणिक है, ये नव पाषाणिक है दोनों। कोल्हिडवा और महागढ़ा, चिरांद बिहार नव पाषाणिक, दाऊजली हेडिंग नव पाषाणिक, मेहरगढ़ नव पाषाणिक। ये मेहरगढ़ है, ये पूर्व हड़प्पा काल में भी आता है भाई। और पूर्व हड़प्पा काल में कौन थे? वही नव पाषाणकालीन लोग भाई। आगे, या फिर कई बार उनको ताम्र पाषाणकालीन, ताम्र पाषाण काल से भी जोड़ के देखा जाता है, जो हड़प्पा से पूर्व के लोग थे, हड़प्पा पूर्ववासी। आगे देखिए, चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छा पत्थर मिल सके। देखिए, हुआ क्या कि पत्थर के औजार थे, पत्थर के औजारों के सहारे लोगों का जीवन चलता था, तो लोग वैसा स्थान ढूंढते जहां अच्छे पत्थर मिले, और वहां से क्या, उनका हथियार बना के, हथियार के रूप में पत्थर का इस्तेमाल करके आसानी से जीवन बिताया जा सके। जहां लोग पत्थर से औजार बनाते हैं उनको उद्योग स्थल कहते हैं। जो आज के इतिहासकार है, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं जहां पर पत्थर के औजार बनाए जाते थे। और एक साइड में परिभाषा दी है भाई, आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहां लोग रहा करते थे। इनमें गुफाएं, कंदराएं वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। लोग इन गुफाओं में रहते थे क्योंकि हवा, बारिश, धूप से राहत मिलती थी। आगे भाई, ऐसी प्राकृतिक गुफाएं विंध्य, दक्कन के पर्वतीय क्षेत्र, विंध्य जो अपना बता है विंध्य मध्य प्रदेश का एरिया, वो और नर्मदा घाटी के आसपास मिले हैं। आपने इनका ध्यान रखना है भाई। आवासीय पुरास्थल, पुरास्थल तो एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर लोग रहते थे प्राचीन समय में, या जहाँ से हमें कोई प्राचीन काल की वस्तुएं मिलती हैं, वो हम पुरास्थल आमतौर पर कह देते हैं भाई। तो आवासीय पुरास्थल कौन से होंगे? जहाँ लोग रहते होंगे, आवास यानी कि रहना उनका, और पुरास्थल जहाँ से उनकी रहने के प्रमाण मिले हैं, तो आवासीय पुरास्थल वो भाई। आगे, हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? देखिए, आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं जहाँ वो उद्योग रहे होंगे। क्योंकि मान लीजिए यहाँ कोई काम कर रहा है इस क्षेत्र में, और वो पत्थर का काम कर रहा है, तो टुकड़े बचेंगे। आज कोई लोहे की दुकान है, तो आसपास आप देखोगे, जाओगे तो लोहे के टुकड़े आपको मिलेंगे, आप अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ किसकी दुकान है। अगर आप टायर पंचर की दुकान के पास से निकलोगे तो आपको कुछ ना कुछ अजीब सी स्मेल आएगी, या फिर टायर दिखेंगे आपको पुराने जो बेकार है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ टायर का कुछ ना कुछ काम होता होगा। वैसे ही पत्थर के टुकड़े मिलेंगे तो हमें अंदाज़ा लगा कि प्राचीन काल में लोग यहाँ उद्योग स्थल था, और पत्थर का उद्योग लगा हुआ, यानी कि वो पत्थर का कुछ ना कुछ काम करते होंगे यहाँ पे। और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। देखिए, नॉर्मल सी बात है, अगर हम यहाँ इस क्षेत्र में काम करें, इस क्षेत्र में, और यहाँ हम कुछ मान लीजिए मेज बनाने का काम करते हैं,
शुरू शुरू में हम जब ट्राई करेंगे तो कुछ मेज़ें हमसे ठीक बनेंगी और कुछ सही नहीं बनेगी। जो सही नहीं बनेगी, अगर हमारा मकसद लाभ कमाना नहीं है और हमारा पैसा नहीं लगा, तो हम उसे वहीं छोड़ देंगे और ठीक को अपने साथ ले जाएंगे। ठीक वैसे ही जब उन्होंने औजार बनाए होंगे, जो ठीक नहीं बने उन्होंने वही छोड़ दिए और जो सही बने उनको अपने साथ लेके चले गए। तो जब ठीक नहीं बने औजार मिले, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिले, तो अंदाज़ा लगा कि यहाँ कोई पत्थर के औजार बनाने का उद्योग लगाया होगा। लेकिन उद्योग नहीं, वैसे उद्योग स्थल बोलते हैं वो। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थर के टूटे फूटे टुकड़े भी जो काम के नहीं होते, हम वहीं पर छोड़ देते हैं। कभी कभी लोग इन स्थानों पर कुछ समय तक रहा भी करते हैं। देखो, अगर किसी स्थान पर उद्योग है, यानी कि पत्थर के टुकड़े उन्होंने मिले हैं, भाई बनाए जाते थे, या ठीक नहीं बने उपकरण मिले, पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिले, छोटे टुकड़े मिले, तो पता चल गया उद्योग है। लेकिन साथ में वहाँ रहने के प्रमाण मिले, रहने के प्रमाण मिल जाए तो हमें क्या पता चलेगा, ये आवासीय स्थल भी और साथ में उद्योग स्थल भी है, दोनों रहा है भाई। आगे ये भीमबेटका मध्य प्रदेश का कुछ चित्र दिखाया गया है। आगे देखिए, अगर तुम्हें अपने निवास स्थान के बारे में बताना पड़े, तुम इनमें से किसका नाम सुनोगे? देखिए, हमारा होगा आवास, क्योंकि हम उद्योग स्थल पर काम नहीं कर रहे, वहाँ पर कुछ ऐसा काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं जैसे जिनकी दुकान है, वो वहीं काम करते हैं और उसके ऊपर उनका मकान वहीं रहते हैं, तो उनके लिए आवास और उद्योग स्थल दोनों होगा। ठीक है, ये भी उत्तर हो सकता है इसका और ये भी हो सकता है। ये देखिए, पूरा स्थल की डेफिनेशन इन्होंने दी हुई है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, जहाँ से हमें अवशेष मिले या प्रमाण मिले। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में उन्हें वही छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर हो सकते हैं स्थान, ज़मीन के अंदर गर्तवास के रूप में हो सकते हैं, कभी कभी समुद्र में भी आसपास मिले और नदी के तल में भी पाए गए हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आगे देखिए, पाषाण औजारों का निर्माण। भाई, जो पत्थर के औजार है वह कैसे बनाए जाते थे? देखिए, इसके दो तरीके हैं भाई। पहला, पत्थर से पत्थर टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में ले जाता था, तो दूसरे हाथ से एक पत्थर का हथौड़ा, एक पत्थर था तो देखिए, एक पत्थर ये है, एक पत्थर ये है, ये पत्थर ए, ये पत्थर बी। इस पत्थर ए का औजार बनाना है बी से, तो बी के द्वारा लगातार हथौड़े का प्रयोग करते हुए बी का हथौड़े के रूप में प्रयोग किया जाएगा और लगातार ए पर चोट की जाएगी, उसे अपना आकार दे दिया जाएगा। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक सलक निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार ना मिल जाए या उपकरण ना बन जाए। सलक का मतलब होता है टुकड़े, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, उसमें तब तक निकाले जाएंगे जब तक वो जैसा हम आकार देना चाहते हैं वांछित आकार वाला उपकरण हमारा ना बने। पत्थर से पत्थर कई बार हम भी देखते हैं, जैसे आसपास हमारे, इसका एग्जाम्पल एक देख सकते हो, जब किसी भी स्थान पर एक नया मकान बनाया जा रहा हो, नया कोई प्लेस तैयार किया जा रहा हो, वहाँ पर जो मिस्त्री होगा वो एक हथौड़ी से एक ईंट को सही आकार देके कहीं पर भी फिट करने की कोशिश करेगा। बस इतना समझ लिए कि उस हथौड़े की जगह उस जो उसके हाथ में एक औजार होता है, उस औजार की जगह आपने पत्थर दिया और पत्थर से वो ऐसा ही कुछ काम कर रहा है, तो एक सही जो फिट बनाने वहाँ वो ईंट होती है, लेकिन वो उपकरण मान लीजिए बनाने का काम कर रहा है, ऐसा सोच लीजिए। आगे भाई, दूसरा तरीका होता है दबाव सल्क तकनीक। इसमें क्रोड को एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है। क्रोड यानी कि कोई पत्थर का टुकड़ा आपने लिया तो उस पर रखा, वो पत्थर का टुकड़ा एक दूसरे पत्थर पर रख दिया, इस क्रोड पर हड्डी पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी पत्थर से सलक निकाले जाते हैं, जिससे वांछित उपकरण बनाए जाते हैं। इसमें कोई खास फर्क नहीं होता भाई, सेम पहले वाले की तरह है, लेकिन इसमें क्या है, उसमें दोनों एक इस हाथ में होगा, एक इस हाथ में, लेकिन इसमें क्या होगा, ये कोई स्थान होगा, स्थान के ऊपर आपने क्या है, अपना जो जिसका आकार निकालना है, जिसको भी उपकरण तैयार करना है, जो पत्थर है वो हड्डी है, आपने कुछ दूसरा पत्थर या थोड़ा लेना है, उसके ऊपर धीरे धीरे चोट करनी है, उससे सलक निकालते रहना है। जब वो सलक निकल जाएंगे, मान लीजिए ये पत्थर है, आपने चेंज करके इसकी कोण निकालनी है, तो आप क्या करोगे, जब तक इसकी ऐसी कोण नहीं बनेगी तब तक आप उसको नहीं छोड़ोगे, तो ऐसा कुछ करना है। ये दो तरीके होते हैं भाई। अब आते हैं आग की खोज। मैंने कुरनूल गुफा जो आंध्र प्रदेश का उदाहरण दिया था, वहाँ आग की खोज के बारे में पढ़ेंगे। देखो, यहाँ से राख के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे।
अनुमान है भाई, ये हो सकता है अपने आप आग लगी हो, लेकिन अगर वहाँ राख मिली है, गुफा के अंदर मिली है, तो अपने आप गुफा के अंदर नहीं लगेगी, इसका मतलब वहाँ लगाई गई होगी। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता है। देखिए, प्रकाश के लिए, यानी कि आसपास अगर अंधेरा है तो प्रकाश करेंगे। मांस पकाने के लिए किया जाता होगा, अब वो कच्चा से पक्का मांस खाने लगा होगा मानव। और खतरनाक जानवरों को दूर भगाना भाई, क्योंकि आग से लगभग जानवर डरते हैं तो भाग जाते होंगे, उनको देख के अपने बचाव के लिए इंसान ने इसका खोज किया होगा भाई। पाषाण उपकरण कैसे बनाए जाते थे, इसके लिए दो तकनीकें दी गई है जो हमने पढ़ी है भाई, दबावशाली तकनीक और पत्थर से पत्थर पे वार करने की तकनीक भाई। आगे है, आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, इसे छोड़ दियो भाई, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे आग का उपयोग किस तरह करो आप, वही अगर लाइट ना हो तो दिया बत्ती जलाते हैं, खाना पकाने के लिए, मेन हमारे दो यही काम है, ठीक है। और जानवरों में भगाने नहीं होते भाई, तो वही काम उनके लिए होगा। वर्तमान से पुराने की तुलना करते हुए पुराने का दोस्तों आज की वीडियो में यहीं रोकता हूँ, इसमें टेक्निकल इशू आ रहा है। इसका बाकी बचा पार्ट देखते एक बार कितना बचा है। एक पेज ये बचा भाई, देखिए थर्ड, ठीक है। बाकी भी इसका हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी भाई, और आप ये सीरीज़ आगे शेयर भी करेंगे, और सक्सेस विद दीपक चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद भाई।